स्टार्ट। चला, तो अपना प्रॉब्लम नंबर 19 चल रहा था, उसी का सेकंड पार्ट, मतलब जर्नल एंट्री करना है अभी। किसके बुक में? नहीं सॉरी, जर्नल एंट्री नहीं, बबीता के बुक्स में लेजर है ना। अनीता का हो गया था। प्रॉब्लम नंबर 19 ही है, बच्चा वाला प्रॉब्लम अपन स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग में लिखो, आप क्या लिखोगे? प्रॉब्लम नंबर 19 रिमेनिंग पार्ट है ना, रिमेनिंग पार्ट। तो किसका? बबीता का बुक है ना। यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ बबीता लिमिटेड। कौन से अकाउंट बनाने के लिए बोला है, देख लो यहाँ पे। फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट, पहला रियलाइजेशन अकाउंट। आप भी बनाओ मेरे साथ। रियलाइजेशन अकाउंट बड़ा रहेगा, आधे पेज से थोड़ा ज़्यादा, यानी 3/4 पेज। पाऊन म्हणतो आपण मराठीमध्ये का? यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीस, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीस। नेक्स्ट कौन सा अकाउंट बोला है? कविता लिमिटेड अकाउंट। तो ये पूरा ही कर लेता हूँ इसको इधर। कविता लिमिटेड अकाउंट, ये लो कविता लिमिटेड अकाउंट। कविता कौन है? कविता परचेसर है नहीं क्या? तो परचेसर का अकाउंट 3-4 लाइन का बनाओ, ज़्यादा नहीं रहता हूँ। क्योंकि सिर्फ मुझे लग रहा है कि कैश ही दे रहा है इसको, है ना। तो 3-4 लाइन भी नहीं लगेगी, एक एंट्री इधर और एक एंट्री उधर हो जाएगी, बस फिनिश। लेकिन फिर भी अपन टोटल के लिए वगैरह 2 या 3 लाइन का बनाओ। उसके बाद यहाँ लिखेंगे अपन पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीस। आपका रोलिंग हो गया क्या? इधर भी पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीस। ठीक है, दिस इज क्लियर। उसके बाद कौन सा अकाउंट बोला है? देखो, शेयर होल्डर अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे शेयर होल्डर अकाउंट। अपॉस्ट्रोफी एस देंगे शेयर होल्डर को। कविता को भी अपॉस्ट्रोफी एस देना पड़ेगा, ठीक है ना। अपॉस्ट्रोफी एस मतलब का, मराठी में देखा म्हणून अपन चे, यानी कविता लिमिटेड नहीं, कविता लिमिटेड है तो इसलिए यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस मत दो, लेकिन यहाँ पे शेयर होल्डर के पास अपॉस्ट्रोफी एस दो। कविता अकाउंट रहता तो कविता को अपॉस्ट्रोफी एस देते, लेकिन कविता लिमिटेड अकाउंट है ना, यानी कविता कौन है? लिमिटेड, यानी एक कंपनी है, इसलिए कविता लिमिटेड लिखा तो फिर अपॉस्ट्रोफी एस देने की जरूरत नहीं। ओनली कविता का अकाउंट रहता तो कविता को अपॉस्ट्रोफी एस दिया जाता है। तो शेयर होल्डर्स अकाउंट, शेयर होल्डर अकाउंट बनाओ। ये थोड़ा इससे ज़्यादा बनाओ, क्योंकि इंटरनल लायबिलिटी हो सकती है कुछ 2-4, है ना, इसलिए 2-4 इंटरनल लायबिलिटी हो सकती है, इसलिए 4-5 लाइन का बनाओ। अब जितनी इंटरनल लायबिलिटी होगी उस हिसाब से बनाते, लेकिन एकदम एक्यूरेसी की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ पे देखना फिर ये करना, उससे अच्छा 4-5 लाइन की इंटरनल लायबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट डिबेंचर इसमें है नहीं, और कौन सा अकाउंट? बस। तो सेलर के बुक में मालूम क्या, जब भी अपन लेजर अकाउंट बनाते हैं सेलर के बुक में, तो सेलर ही है ये वाला। कौन है? हाँ, इन द बुक्स ऑफ बबीता लिमिटेड। तो ये जो है ये सेलर है। तो सेलर के बुक में सबसे इम्पोर्टेंट अकाउंट जो बोला जाएगा वो, वैसा तो रियलाइजेशन है, इसमें प्रॉफिट या लॉस निकलता है, प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करने के लिए रियलाइजेशन। लेकिन इंपॉर्टेंट अकाउंट ये शेयर होल्डर के होता है, क्योंकि ये अगर आपका टैली हो गया तो समझो प्रॉब्लम अपना सही है। अगर ये अपना टैली नहीं हुआ शेयर होल्डर अकाउंट तो अपना प्रॉब्लम कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा मीनिंग होता है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीस, इधर भी पर्टिकुलर, उसके बाद अमाउंट इन रुपीस। ठीक है, तो क्या करेंगे?
जर्नल एंट्री में बता देता हूँ फिर से कैसे करते हैं। तो जर्नल एंट्री में हाँ एक बार और देखो, बैलेंस शीट को पहले डिस्पोज करना पड़ता। बैलेंस शीट डिस्पोज करने के लिए क्या करते हैं अपन, बैलेंस शीट में की जो असेट्स है, रियल असेट, यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं अपन रियलाइजेशन के डेबिट में। तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट क्रेडिट, है ना। उसके बाद में कुछ हो सकती है उसमें फिक्टिशियस असेट होगी। फिक्टिशियस असेट होती है 5। कौन सी? एक तो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। लॉस है तो वो एक टाइप का लॉस है, इसलिए फिक्टिशियस असेट बोलते हैं अपन उसको। फिर होता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और अंडर राइटर कमीशन। यानी शेयर इशू करते वक्त अगर ब्रोकर को कमीशन देते हैं तो उसको अंडर राइटर कमीशन बोलते हैं। तो 5 आइटम जो है फिक्टिशियस असेट वाले हैं। तो वो फिक्टिशियस असेट कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? जैसा रियल असेट रियलाइजेशन अकाउंट पे ट्रांसफर करते हैं डेबिट में, और फिक्टिशियस असेट अपन ट्रांसफर करते हैं शेयर होल्डर अकाउंट में यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल लाइबिलिटी, असेट साइड कंप्लीट होती है, उसके बाद लाइबिलिटी में आते हैं। तो लाइबिलिटी कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? एक्सटर्नल लाइबिलिटी सबसे पहले रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं, है ना। फिर एक्सटर्नल लाइबिलिटी होने के बाद अगर डिबेंचर है, प्रॉब्लम में क्या है? डिबेंचर। और डिबेंचर अगर के लिए, डिबेंचर के लिए नई कंपनी कुछ डिबेंचर इशू कर रही, कुछ शेयर इशू कर रही, या उसका कैश में पेमेंट कर रही, तो ऐसी अगर एडजस्टमेंट है तो डिबेंचर एक्सटर्नल लाइबिलिटी होने के बावजूद अपन यहाँ पे रियलाइजेशन पे ट्रांसफर नहीं करते, फिर उसका सेपरेट अकाउंट बनाते हैं डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और वो वाले डिबेंचर लाइबिलिटी के डिबेंचर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन डिबेंचर पे ऐसी कुछ एडजस्टमेंट नहीं होगी कि न्यू कंपनी डिबेंचर होल्डर के लिए ना शेयर इशू कर रही है, ना डिबेंचर इशू कर रही है, ना कैश पे कर रही है, पीसी में कुछ भी नहीं दे रही डिबेंचर होल्डर के लिए। ऐसे वक्त डिबेंचर को भी अपन एक्सटर्नल लाइबिलिटी तो ऑलरेडी है ही, उसी को अपन एक्सटर्नल लाइबिलिटी के साथ यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में, ठीक है। डिबेंचर होने के बाद फिर क्या बचता है वहाँ पे? सिर्फ इंटरनल लाइबिलिटी। तो इंटरनल लाइबिलिटी फॉर एग्जाम्पल शेयर कैपिटल है जैसा इंटरनल लाइबिलिटी है ना। उसके बाद में रिजर्व फंड है ना। ढेर सारी रिजर्व होती है, कुछ भी गंगाजळी बोलते हैं उसको मराठी में, है ना। तो निधी किंवा गंगाजळी, तो उसमें अगर गंगाजळीमध्ये पैसा ट्रान्सफर करते आहे तो एक प्रकारे शेयर होल्डरचाच आहे, तो शेयर होल्डर का ही है, वो इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं उसको। फिर से प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है। तो ऐसे आइटम जो इंटरनल लाइबिलिटी के हैं सारे के सारे अपन शेयर होल्डर अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं। तो बैलेंस शीट अपनी डिस्पोज होती है, पूरी खत्म हो जाती है बैलेंस शीट। उसके बाद क्या करते हैं? बैलेंस शीट फिनिश होने के बाद फिर बिजनेस सोल्ड की एंट्री करते हैं। तो बिजनेस सोल्ड की एंट्री कैसे करते हैं? जो अपना बिजनेस परचेस करने वाली कंपनी है इसका अकाउंट डेबिट करते हैं, डेबिट द रिसीवर, बिजनेस पर सोल्ड की एंट्री इसको डेबिट करते हैं, और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बिजनेस अपना रियलाइजेशन पे ट्रांसफर हुआ रहता है। बिजनेस सोल्ड की एंट्री करते बराबर क्या करते हैं? फिर पीसी रिसीव्ड की एंट्री करते हैं। तो पीसी में देखते हैं जो मिल रहा है उसको डेबिट, जैसा कि कैश मिल रही है ना, या तो फिर डिबेंचर मिल रहे हैं, या फिर शेयर मिल रहे हैं। कभी कभी सिर्फ शेयर ही मिलते हैं वो कंपनी से, तो उस वक्त जो भी मिल रहा है अपने को देखेंगे, शेयर डिबेंचर क्या जो भी मिल रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन रियल का रूल लगता है, तो वो सारा डेबिट होगा, और परचेसर कंपनी अकाउंट जो भी है वो क्रेडिट हो जाएगा। पीसी रिसीव्ड की एंट्री होती। उसके बाद क्या होता है? पीसी रिसीव्ड तक आ गए अपन। पीसी रिसीव्ड के बाद होता है कि अपनी एखादी असेट उसने एक्सेप्ट नहीं की होगी तो उसको रियलाइज करना पड़ेगा। रियलाइज करना पड़ेगा, असेट को रियलाइज करना बोले तो क्या? फॉर एग्जाम्पल मशीनरी है, फर्नीचर है, तो इसको क्या करेंगे अपन? बेचेंगे, और बेचने के बाद जो पैसा आएगा अपना, है ना, तो उसी को बोलेंगे अपन असेट को रियलाइज करना। तो एंट्री कैसी होगी? फिर उसके लिए बाय कैश ऑब्लिक बैंक, कैश बोलो नहीं तो बैंक बोलो, डेबिट हो जाएगा, और टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। यानी मशीनरी बेची तो एंट्री ऐसी होती है बाय कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, है ना, लेकिन यहाँ पे कैश तो डेबिट होगी लेकिन मशीनरी क्रेडिट नहीं होगी, रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि अपन ने मशीनरी अकाउंट क्लोज करके रियलाइजेशन पे ट्रांसफर किया था बैलेंस शीट से, है ना। इसलिए एंट्री कैसी होगी अगर रियलाइज किया उसको? तो बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ गए क्या? क्योंकि इसमें पूरी एंट्री बता रहे हो, आप अच्छे से ध्यान देके समझो। अगर उसने एक्सेप्ट नहीं की होगी तो ही होगी, सभी असेट अगर एक्सेप्ट की तो अपने को रियलाइज करने की जरूरत नहीं। जैसे असेट अपन ने रियलाइज की वैसी हो सकता है कि एक आधी लाइबिलिटी उसने एक्सेप्ट नहीं की होगी, तो लाइबिलिटी अगर एक्सेप्ट नहीं की होगी तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा। लाइबिलिटी एक्सेप्ट नहीं की उसने तो उसका पेमेंट करने के लिए भी एंट्री कैसी करेंगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। क्यों?
क्योंकि लाइबिलिटी का भी वैसा है। लाइबिलिटी अकाउंट क्लोज करके अपन ने लाइबिलिटी कहाँ पे ट्रांसफर की थी, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड से रियलाइजेशन के क्रेडिट पे ट्रांसफर की थी, यानी वो लाइबिलिटी का अकाउंट क्लोज हो गया था अपना। तो अभी उसको अगर पेमेंट करना है, उसने एक्सेप्ट नहीं की, तो उसने मतलब को उसने परचेसर ने अगर एक्सेप्ट नहीं की, तो उसका पेमेंट करने के लिए कैसे एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट भी हो गया उसका। उसके बाद क्या देखते हैं अपन कि जो अपनी लिक्विडेशन एक्सपेंस, वाइंडिंग अप एक्सपेंस है ना, या तो फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस, तीनों एक नाम से एक कोई भी एक रहता है ना। अगर रहा तो, नहीं तो फिर देते ही नहीं है लिक्विडेशन एक्सपेंस। लेकिन लिक्विडेशन एक्सपेंस दिया तो उसका पेमेंट करेंगे, और वो भी पेमेंट अगर सेलर कर रहा है तो ये एंट्री होगी, लेकिन उसका पेमेंट अगर परचेसर कर रहा है तो अपने बुक्स में एंट्री होगी क्या सेलर के, नहीं। लेकिन सेलर अगर लिक्विडेशन एक्सपेंस का पेमेंट कर रही होगी तो एंट्री कैसी होगी, बाय रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसी एंट्री होगी। कैश बोलो या बैंक बोलो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये लिक्विडेशन एक्सपेंस का पेमेंट होगा। लिक्विडेशन एक्सपेंस का पेमेंट होने के बाद अगर अपने पास डिबेंचर होल्डर के लिए डिबेंचर आए हैं तो डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर दे देंगे। तो डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर देने के लिए कैसी एंट्री होगी, बाय डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर ऑफ परचेसर कंपनी अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि उस डिबेंचर को परचेसर कंपनी का नाम रहता है, नाम देते हैं अपन परचेसर कंपनी का, ओनली डिबेंचर नहीं बोलते, क्योंकि परचेसर कंपनी से इशू होकर आया है ना अपने पास वो डिबेंचर। इसलिए एंट्री कैसी करते हैं अपन, बाय डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर ऑफ परचेसर कंपनी अकाउंट क्रेडिट। और फॉर एग्जांपल जैसा कि देखो यहाँ पे डिबेंचर होल्डर है, कौन है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट। यहाँ पे अपन ने लाइबिलिटी से डिबेंचर 1 लाख ट्रांसफर किया है, डिबेंचर अपन ने कितना ट्रांसफर किया है यहाँ पे 1 लाख का। और जो परचेसर कंपनी है वहां से डिबेंचर इशू हो क्या है, तो बराबर इशू हो क्या है, ऍट पार आहे। ऍट पार म्हणजे काय, सममूल्यावर। ऍट पार म्हणजे काय, सममूल्यावर, म्हणजे 1 लाखचे आपले डिबेंचर होते सेलर कंपनीचे, परचेसर कंपनीकडून त्यांच्यासाठी सेम टू सेम अमाऊंटचे 1 लाखचेच डिबेंचर आले, तर आपण त्यांना तेवढेच डिबेंचर देऊ। मग एंट्री कशी करू आपण, एंट्री करेंगे अपन बाय डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर ऑफ परचेसर कंपनी अकाउंट क्रेडिट, नहीं क्या 1 लाख। तो एंट्री ऑटोमेटिक टैली हो जाएगी दोनों साइड, कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा, 1 लाख उधर और 1 लाख उधर भी। ऐसा क्यों हुआ, एट पार इशू है करके परचेसर कंपनी ने जो डिबेंचर इशू किया डिबेंचर होल्डर के लिए, क्या किया, एट पार बोले तो सममूल्यावर, तो उतने ही वैल्यू पे डिबेंचर इशू है तो डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर सेलर कंपनी के लिए जो डिबेंचर होल्डर है उसके लिए डिबेंचर इशू हुए, लेकिन वो प्रीमियम पे इशू है, प्रीमियम पे बोले तो 1 लाख के है, लेकिन वो कंपनी से डिबेंचर 1,20,000 क्या है, कितना, 1,20,000। अब देखो इकडे बघा, थोडं लक्ष द्या, 1 लाख आहे पण त्यांच्याकडून डिबेंचर 1,20,000 आले, तर काय होईल, प्रीमियममुळे 20,000चा डिफरन्स येईल इकडे। तो यहाँ अगर डिफरेंस आया तो ये 20,000 का, ये 20,000 का डिफरेंस कहाँ ट्रांसफर करेंगे अपन, रियलाइजेशन अकाउंट पे, कहाँ पे, तो इसलिए एंट्री कैसी करेंगे अपन ये डिफरेंस के लिए, बाय रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। अब प्रीमियम पे आया इस बार, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो डिस्काउंट पे आते हैं। डिस्काउंट पे आए मतलब अपने सेलर कंपनी के डिबेंचर की अमाउंट कितनी है, 1 लाख, और परचेसर कंपनी इशू कितने के डिबेंचर कर रही है, समझो 80,000 के, तो 80,000 के यहाँ पे आए, तो डिफरेंस अब इस बार डिस्काउंट की वजह से कौन से साइड में आएगा, डेबिट में आएगा इसकी डिफरेंस, तो डेबिट में आएगा तो ये 20,000 यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। और ऐसा फिर डिफरेंस ये वाला 20,000 का वो भी कहाँ पे भेजेंगे अपन, रियलाइजेशन अकाउंट पे। तो एंट्री कैसी होगी उस वक्त, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। नरेशन में बोला है दोनों वक्त कैसा नरेशन लिखना है आपने को, बिंग डिफरेंस ऑन डिबेंचर होल्डर अकाउंट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, समझ गए क्या, क्योंकि आपको ध्यान में नहीं रहेगा, एक बार प्रीमियम की वजह से डिफरेंस आता है और एक बार डिस्काउंट की वजह से डिफरेंस आता है, तो आपको सेंटेंस बोलना जमेगा नहीं, क्योंकि आपको जमता है तो अच्छी बात है वैसा लिखना। फिर अभी क्या लिखेंगे, डिस्काउंट की वजह से डिफरेंस आ रहा है तो क्या बोलेंगे, बिंग डिस्काउंट ऑन डिबेंचर होल्डर अकाउंट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर प्रीमियम की वजह से यहाँ पे डिफरेंस आया तो क्या बोलेंगे, उस डिफरेंस को रियलाइजेशन पे भेजने के लिए बिंग प्रीमियम ऑन डिबेंचर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसा बोल सकते हो आप। लेकिन ऐसा अगर याद नहीं रहा क्योंकि डिस्काउंट है कि प्रीमियम है ना, किस वजह से डिफरेंस आया, तो सिंपली आप क्या बोल सकते हो कि बिंग डिफरेंस ऑन डिबेंचर होल्डर अकाउंट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, एंट्री हो गई। उसके बाद
अगर ये मैंने बताया आपको डिबेंचर होल्डर के लिए, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम में क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल भी होता है। तो प्रेफरेंशियल के लिए सेपरेट कुछ आता है, तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर अकाउंट बनाते हैं अपन। तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर अकाउंट पे भी डिफरेंस आया, तो वैसा ही यहाँ पे ट्रांसफर करना है, जैसा उस दिन आया था, है कि नहीं? तो वैसे ही करना है। तो वो पूरा कंप्लीट होने के बाद क्या करते हैं, अगर ये वीडियो आप बार बार देखोगे तो आपको जर्नल एंट्री पूरी दोनों समझ में आएगी। ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आपके लिए, है ना, आज जो बताया मैंने, और रिपीट देखो आप, तो आपकी जर्नल एंट्री आपको पूरी समझ में आएगी, क्योंकि पूरी एंट्री जर्नल एंट्री बता दी मैंने। वो सब कंप्लीट होने के बाद क्या करते हैं अपन, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करने के बाद अगर डेबिट में डिफरेंस आता है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट पे आने वाला प्रॉफिट रहेगा। तो प्रॉफिट रहेगा तो उसके लिए जर्नल एंट्री कैसी होगी, बाय रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट, बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टू शेयर होल्डर अकाउंट। उसके बाद अगर डिफरेंस आपका रियलाइजेशन के क्रेडिट में आता है तो इसका मतलब वो रियलाइजेशन अकाउंट पे क्या हुआ है, आपको लॉस हुआ है। तो लॉस अपन शेयर होल्डर अकाउंट के ट्रांसफर करने के लिए कैसे एंट्री करेंगे, बाय शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, ऐसी एंट्री होगी, है ना। और सबसे लास्ट वाला काम करेंगे अपन कि ये जो शेयर होल्डर के लिए जो भी कुछ अपने पास आया है पीसी में, तो वो शेयर होल्डर को अपन दे देंगे। तो शेयर होल्डर के लिए क्या आता है, शेयर होल्डर के लिए कैश आ सकती है या तो फिर शेयर आ सकते हैं। तो जो भी आया और वो अपने को शेयर होल्डर को देना है, तो उसके लिए एंट्री कैसी होगी, बाय शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर ऑफ परचेसर कंपनी अकाउंट क्रेडिट। और कैश भी आई होंगी तो टू कैश भी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, मतलब दोनों आए तो ये डेबिट होगा और दोनों के दोनों क्रेडिट होंगे। क्या दोनों के दोनों क्रेडिट होंगे, शेयर ऑफ परचेसर कंपनी भी क्रेडिट होगी और कैश या तो बैंक भी क्रेडिट होगी। समझ गए। कभी कभी अपने को कैश का हिसाब करना पड़ता है, जैसे कि कैश आई उधर से, कैश आई समझो 1 लाख, लेकिन उसमें से कुछ अपन ने पेमेंट किया होगा, समझो कि क्रेडिटर एक्सेप्ट नहीं किए थे उसने, तो अपन ने क्रेडिटर का पेमेंट किया समझो 20,000, तो कैश कितनी बचेगी 80,000, तो इसको 80,000 ही कैश देंगे, है ना। लेकिन अपन ने किसी का पेमेंट नहीं किया, ना लिक्विडेशन एक्सपेंस का पेमेंट किया, ना क्रेडिटर का पेमेंट किया, जैसी की वैसी अपने पास कैश है उधर से आई वाली, तो पूरी की पूरी कैश देंगे अपन उसको, कितना 1 लाख रुपीज। लेकिन अगर उसमें से कैश में से अपने पास से क्रेडिटर का पेमेंट किया 20,000, तो 80,000 बचेंगे। अब समझो एक आधी असेट एक्सेप्ट नहीं की होंगी उसने, जैसे कि मशीनरी एक्सेप्ट नहीं की और मशीनरी को सोल्ड किया अपन ने 30,000 में, तो क्या करेंगे फिर अपन मशीनरी को प्लस करेंगे, या कि उसको रियलाइज किया था समझो अपन ने 30,000 में मशीनरी को, तो 1 लाख उनके पास से कैश आई अपने पास, फिर मशीनरी को रियलाइज करके 30,000 आया, इतना हो गया 1,30,000 हो गए। और फिर उसने क्रेडिटर एक्सेप्ट नहीं किए थे, तो इसलिए अपन ने क्रेडिटर का पेमेंट किया, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, तो ये पैसा गया 20,000, तो 1,30,000 में से 20,000 गया तो कितना बचेगा 1,10,000। तो जो बचा वाला अमाउंट है वो अपन किसको देंगे, शेयर होल्डर को दे देंगे। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है, अगर नहीं है, ज्यादातर प्रॉब्लम ऐसे होते नहीं, बाई चांस एक आध प्रॉब्लम रहता है वैसा, लेकिन ऐसा रहा नहीं तो ज्यादातर शेयर ही आते हैं, शेयर दे देना और फिनिश होगा गणित, फिनिश हो जाएगा। तो एंट्री सबसे लास्ट में रहेगी, शेयर होल्डर को शेयर दे देना या तो बची वाली कैश उसको दे देना, ये सबसे लास्ट एंट्री रहेगी। तो जैसी एंट्री है वैसी लेजर में भी अकाउंट बनाते हैं। तो चलो अपना रिमेनिंग पार्ट करते हैं। तो वैसा सीक्वेंस के हिसाब से क्या करना, जर्नल एंट्री के वक्त करना, लेकिन अभी जर्नल एंट्री कर रहे हैं क्या अपन, नहीं, अपन क्या कर रहे हैं, लेजर अकाउंट। तो एक बार असेट साइड देख लेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, बीच में कोई भी असेट आए तो उसको वहां पे ट्रांसफर करेंगे। समझो कि यहाँ पे 2-4 असेट आई और बाद में 56 आई, तो भर से यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, फिर से इधर आएंगे, तो असेट साइड पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर लाइबिलिटी साइड, तो मेरे साथ आप भी देखो प्रॉब्लम और बताओ एक एक असेट साइड, नहीं तो फिर लाइबिलिटी साइड को पहले कंप्लीट करो। दोनों में से कोई भी एक साइड पहले कंप्लीट किया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो लास्ट वाला प्रॉब्लम है अपना अमलगमेशन का, उसके बाद क्या चालू हो जाएगा अपना एब्जॉर्प्शन के प्रॉब्लम। तो कौन सा शुरू से देखते हैं। बैलेंस शीट इस प्रकार से दिए है अपने को, उन्होंने पर्टिकुलर के कॉलम दिया और 2 अमाउंट के कॉलम दिए है ना, सेपरेट बैलेंस शीट तो दिए नहीं है। तो इसलिए शुरू से देखते हैं क्या है। पहला लाइबिलिटी साइड का आइटम दिया है, पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल है ना, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल को अपन लेते हैं क्या, ध्यान में नहीं, लेकिन यहाँ पे ऑथराइज और इशू दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है। तो सेम होने की वजह से पेड अप शेयर कैपिटल भी वही है। तो शेयर कैपिटल कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं अपन, शेयर होल्डर अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखो बाय शेयर कैपिटल अकाउंट, बाय शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है
3 लाख बरोबर आहे ना, तेच गणित बरोबर आहे का, बघून घ्या एकदा. 3 लाख. उसके बाद में क्या है क्रेडिटर, तो क्रेडिटर एक्सटर्नल लायबिलिटी है, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट में. यहाँ पे लिखो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट. कितना क्रेडिटर्स है 1,60,000 नहीं क्या. नेक्स्ट है डिबेंचर, लेकिन डिबेंचर बबीता की इसमें है नहीं. आगे चलो, फिर इसको इग्नोर करो. फिर डिबेंचर रिडम्पशन फंड, ये भी नहीं है. अगर होता तो इंटरनल लायबिलिटी है. ये कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, शेयर होल्डर अकाउंट को. ये डिबेंचर रिडम्पशन फंड क्या है पता है क्या आपको. डिबेंचर पता है, उसको कर्ज रोखा बोलते हैं, ऋण पत्र. डिबेंचर को कर्ज रोका या ऋण पत्र. कंपनी को अगर कैपिटल की जरूरत है तो 2 टाइप से मेन कैपिटल इशू, कैपिटल के लिए 2 चीजें इशू करती है. एक तो शेयर इशू करती है, नहीं तो फिर शेयर की एक लिमिट होती है. ऑथराइज शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं, अधिकृत भाग भांडवल. वो अगर लिमिट कंप्लीट हो गई या उसको फिर भी पैसे की जरूरत है तो क्या कर सकती कंपनी, डिबेंचर इशू कर सकती, कर्ज रोखा. यानी कर्ज रोखा पे क्या रहता है, ब्याज देना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. तो इंटरेस्ट पे करते रहना पड़ता है हर साल. कह लगा, डिबेंचर पे क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, अपने को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो. तो कंपनी क्या डिबेंचर ऐसी रखेगी क्या अपने पास, ब्याज ही देती रहेगी क्या. कभी ना कभी उनको क्या करना पड़ेगा, उनका जो अमाउंट है वो वापस करना पड़ेगा, रीपेड करना पड़ेगा. तो रीपेड एकदम से कर नहीं सकती क्योंकि इतना पैसा आता नहीं है कि नहीं. अपने को जैसा कार लेना है तो भग से कभी भी कार ले सकते, क्या है उसके लिए फंड जमा करना पड़ेगा, थोड़ा. तो फंड जमा होने के बाद ही अपन कार को परचेस कर सकते हैं, बराबर है. कम से कम डाउन पेमेंट की तो अमाउंट जमा करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे देते रहेंगे, डाउन पेमेंट तो होना. तो इसलिए कंपनी भी वैसे अगर डिबेंचर का पेमेंट करना है तो एक साथ नहीं दे सकती. उसके लिए क्या बनाती है, एक फंड बना लेती है. क्या बनाती है, फंड. धीरे धीरे उसमें पैसा डालते रहती है और वो पैसा पूरा जमा हो गया कि फिर भग से उनको रिटर्न देती है. लेकिन ये डिबेंचर अपनी लायबिलिटी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है. लेकिन तो ये लायबिलिटी समझो 1 लाख के डिबेंचर है तो ये अपनी लायबिलिटी है. अपन जो फंड बना रहे हैं समझो अभी तक हुआ है 30,000 उसमें जमा हो गया है, तो ये लायबिलिटी है. लेकिन ये भी लायबिलिटी है, लेकिन रियल लायबिलिटी अपनी ये वाली है. ये किसके मालिकी ये किसके है, वो शेयर होल्डर का है फिलहाल. कारण हा कोणाच्या मालकीचा आहे सध्या, शेयर होल्डरचा. हे तर बाहेर रुपये एवढे द्यायचे आहे पण देण्यासाठी ही जमून ठेवून राहिली आहे. तर जमून ठेवून राहिलेली आहे पैसा, तर हा कोणाचा हक आहे या फंडवर सध्या, शेयर होल्डरचा, फंडचा मालकीचा हक आहे. कारण का 1,30,000 लायबिलिटी आहे असं म्हणेन का तो, खरी लायबिलिटी त्याची किती आहे, रियल लायबिलिटी उसकी 1 लाख है. और ये क्या है, ये भी देना है लेकिन यही अमाउंट देने के लिए वो फंड बना रही है. तो फिलहाल ये किसका ओनरशिप किसका रहेगा, ओनरशिप इसमें ये अमाउंट के लिए ओनरशिप ये ओनर लोगों का रहेगा, शेयर होल्डर का. इसलिए उसको क्या बोलते हैं अपन, इंटरनल लायबिलिटी. एक्सटर्नल लायबिलिटी आहे ये इंटरनल, कारण ही कोणाच्या मालकीची आहे सध्या, जे मालक आहे कंपनीचे. मालक म्हणजे कोण असते, कंपनीचे मालक म्हणजे शेयर होल्डर असते. तो त्या शेयर होल्डरच्या मालकीचा फंड आहे सध्या. इसलिए इसको कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, शेयर होल्डर अकाउंट के क्रेडिट में. समझे, ये दोनों भले अपन लायबिलिटी में लिखते हैं लेकिन रियल लायबिलिटी पूछेंगे किसी को भी तो रियल लायबिलिटी डिबेंचर है. ये रियल लायबिलिटी नहीं है, ये इंटरनल लायबिलिटी है. ये रियल में एक्सटर्नल लायबिलिटी है डिबेंचर, लेकिन ये लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए फंड बना रही है. तो ये फिलहाल किसका है, ये शेयर होल्डर का अमाउंट है, इसीलिए इसको इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी. समझ गया, डिबेंचर रिडम्पशन फंड. और इसको डिबेंचर रिडम्पशन फंड को बोलते हैं कर्ज रोखा, क्या बोलते हैं, कर्ज रोखा परतफेड निधि. कर्ज रोखा परतफेड निधि, या तो फिर उसको कर्ज रोखा को दूसरा नाम क्या है, ऋण पत्र. ऋण पत्र म्हणतो आपण मराठीमध्ये, हिंदी में ऋण पत्र बोलते हैं, ऋण पत्र परतफेड निधि. ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं. कचरे की गाड़ी बीच में ही आ जाती, नहीं रेडियो में भी आवाज़ चला जाता कचरे वाले गाड़ी का. ठीक है, तो उसके लिए तो अपन कुछ कर नहीं सकते, डोर बंद है वैसा, फिर भी आवाज़ आता ही है, नहीं क्या. चलो, तो कहाँ पे थे अपन, डिबेंचर रिडम्पशन फंड नहीं है इसमें, है ना, इसलिए छोड़ दिया. लेकिन वो इसके पहले कल जो वीडियो बनाया था अपन ने उसमें आया था,
उसमें अनीता के बुक्स में अपन ने ट्रांसफ़र किया था, वहाँ पे डिबेंचर भी था और डिबेंचर रिडम्पशन फंड भी था। तो डिबेंचर को अपन ने कहाँ पे ट्रांसफ़र किया था? डिबेंचर होल्डर अकाउंट पे, क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट थी। और डिबेंचर रिडम्पशन फंड शेयर होल्डर अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफ़र किया था। क्या कुछ आप वीडियो देख लेना कल वाला। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस, ये है अपनी इंटरनल लायबिलिटी, क्योंकि क्रेडिट है कि डेबिट है? नहीं, सॉरी, यहाँ पे देखो, नहीं, पहले कल वाला जो प्रॉब्लम सॉल्व किया उसमें प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट था, और क्रेडिट होने के वजह से इंटरनल लायबिलिटी होगी, तो ये अपन ने शेयर होल्डर अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर किया। जबकि आज बबीता क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, बबीता के बुक में लेजर बना रहे, तो वहाँ पे डीआर लिखा है। डीआर का मतलब क्या है? ये जैसा बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में डीआर कहाँ पे रहता है? क्रेडिट, यहाँ पे डीआर रहता है एसेट साइड में, और क्रेडिट मतलब सीआर कहाँ पे रहता है? लायबिलिटी में। तो कल जैसा था अनीता के बुक्स में, तो सीआर था लिखा, यानी इसका मतलब वो इंटरनल लायबिलिटी थी। तो इंटरनल लायबिलिटी अपन ने शेयर होल्डर के क्रेडिट में ट्रांसफर की थी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन अब जो प्रॉफिट एंड लॉस है वहाँ पे डीआर दिया है। क्या दिया है? डीआर। डीआर मतलब असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस है। तो असेट साइड में अगर प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है तो वो क्या है? आपका लॉस है। और लॉस वाले असेट को अपन क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस असेट। तो ये फिक्टिशियस असेट होने की वजह से अपन कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? उसको शेयर होल्डर अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। डिफरेंस है, कल क्रेडिट में ट्रांसफर किया, आज डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। क्यों ट्रांसफर करेंगे? क्योंकि डीआर लिखा है। तो एंट्री कैसी होगी? बाय शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे लिखो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना अमाउंट है? 70,000, 70,000। नेक्स्ट, उसके बाद है फिक्स्ड असेट। फिक्टिशियस नहीं है, फिक्स्ड। फिक्स्ड म्हणजे स्थिर संपत्ति, ठीक है। तो ये ट्रांसफर करेंगे अपन रियलाइजेशन के डेबिट में टू फिक्स्ड असेट अकाउंट, टू फिक्स्ड असेट्स अकाउंट। कितना अमाउंट है? 3,70,000। नेक्स्ट, करंट असेट, ये भी ट्रांसफर होती है रियलाइजेशन पे, तो यहाँ पे लिखो टू करंट असेट अकाउंट। कितना? 50,000। नेक्स्ट है लीज होल्ड रिडम्पशन फंड, है ना। तो फंड है, तो इंटरनल लायबिलिटी है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय लीज होल्ड रिडम्पशन फंड अकाउंट। 30,000, नहीं क्या? 30,000। अब फिनिश हो गया है ना। तो अभी अपनी बैलेंस शीट पूरी डिस्पोज हो गई, यानी पूरी बैलेंस शीट अपन ने जो अकाउंट बनाया ट्रांसफ़र कर दी। उसके बाद क्या करेंगे अपन? बिजनेस सोल्ड की एंट्री करेंगे। तो बिजनेस सोल्ड की एंट्री के लिए कैसी एंट्री होती है? जो परचेसर है उसको डेबिट करते हैं, क्योंकि रियल का पर्सनल का रूल लगता है, इसको डेबिट द रिसीवर, डेबिट होती है। और अपना बिजनेस पूरा ट्रांसफर कहाँ पे किया अपन ने? रियलाइजेशन पे। तो ये वाला बेच रहे हैं, तो अपन कैसी एंट्री करेंगे? इसको क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री होगी कविता लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इसलिए कविता के डेबिट में क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट। और एंट्री कौन से अमाउंट से होगी? कुछ बताओ आप। हमेशा बिजनेस सोल्ड की एंट्री कौन से अमाउंट से होगी? वो होगी पीसी वाले अमाउंट से। तो पीसी किसका देखना है आपको? पीसी देखना है बबीता का। तो बबीता का पीसी देख के बोलो आप कितना होगा। तो बबीता का पीसी 4,50,000 है, एक बार चेक कर लो आप, है क्या? 4,50,000 हमेशा पीसी के अमाउंट से एंट्री होगी। यहाँ पे लिखेंगे बाय कविता अकाउंट नहीं, कविता लिमिटेड अकाउंट बोलो, 4,50,000, ठीक है। उसके बाद बिजनेस सोल्ड के बाद क्या होगा? पीसी रिसीव्ड होगा। तो पीसी रिसीव्ड के लिए एंट्री कैसी करेंगे अपन? पीसी में जो अपने को मिल रहा है वो डेबिट व्हाट कमसिन होगा। तो सिर्फ अपने को क्या मिल रही है? कैश ही मिल रही है, क्योंकि डिबेंचर और कैश फर्स्ट कंपनी को मिले थे अनीता को, बबीता को क्या मिला? सिर्फ कैश मिला। तो अपन ने अकाउंट बनाया है क्या कैश का? नहीं, कैश या तो फिर बैंक बोलो, है ना। तो उसका अकाउंट बनाया नहीं, अगर बनाया रहता तो वो डेबिट होता ना। और क्रेडिट क्या होता? क्रेडिट द गिवर, कविता लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट होता। तो यहाँ पे कितना मिला रहता? पीसी में कैश पूरा का पूरा 4,50,000, नहीं क्या?
यहाँ पे समझने के लिए बना रहा हूँ 4,50,000, ये बनाना नहीं है, बनाना भी मत। ये डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा परचेसर कंपनी। तो इसके डेबिट क्रेडिट में क्या लिखेंगे अपन, बाय बैंक अकाउंट। कैश भी बोल सकते हैं लेकिन ज़्यादातर बैंक से ट्रांजैक्शन होते हैं इसलिए बैंक बोलना है, या तो फिर कैश ऑब्लिक बैंक बोल सकते हो आप। 4,50,000 पीसी रिसीव्ड हो गया है ना। अब क्या करेंगे अपन, उसने एक आधी असेट एक्सेप्ट नहीं की होंगी तो उसको रियलाइज, लेकिन सारी असेट एक्सेप्ट की है उसने। असेट दो ही थी, करंट असेट और फिक्स असेट, नहीं क्या, दोनों एक्सेप्ट की है। उसके बाद लेकिन उसने क्रेडिटर एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए क्रेडिटर का पेमेंट जो है वो दोनों का दोनों क्रेडिटर का पेमेंट सेलर कंपनी ने किया। तो अपना कौन सा कंपनी चल रहा है अभी, बबीता का चल रहा है, तो बबीता के क्रेडिटर का पेमेंट किया। तो बबीता के क्रेडिटर भले अपने 1,60,000 के हैं, लेकिन उसको पेमेंट करते वक्त पेमेंट पूरा 1,60,000 किया क्या, नहीं, डिस्काउंट पे किया है शायद। देखो कितना पेमेंट किया है, तो एडजस्टमेंट में दिया है, उसको पेमेंट किया 1,58,000, यानी 2,000 इसमें डिस्काउंट है, ऐसा मानेंगे अपन, है ना। तो यहाँ पे पेमेंट करेंगे तो एंट्री कैसी होंगी, यहाँ पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट समझने के लिए आप लिख सकते हो, आप ब्रैकेट में पेमेंट टू क्रेडिटर, क्या लिखेंगे, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। कितना किया पेमेंट, 1,58,000, नहीं क्या। अब अपने सारे काम कंप्लीट हो गए, क्योंकि अभी असेट तो रियलाइज करना ही नहीं था एक भी, क्योंकि दोनों असेट एक्सेप्ट की। उसके बाद में डिबेंचर का प्रॉब्लम इसमें है नहीं तो डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर देना पड़ता उधर से आए वाले, वो भी नहीं है, और डिफरेंस भी नहीं है, वो है ही नहीं डिबेंचर, तो डिफरेंस का सवाल ही नहीं आता, नहीं क्या। तो अब क्या करेंगे अपन, अब देखेंगे कि रियलाइजेशन पे लिक्विडेशन एक्सपेंस भी नहीं है क्या, वो भी नहीं है, वो अगर होता तो उसका पेमेंट करना पड़ता। तो अब क्या करेंगे, रियलाइजेशन पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस, वो फाइंड आउट करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करो और यहाँ पे देखो आप प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, देखो। कैलकुलेटर लिया नहीं आपने अभी तक, एग्जाम नज़दीक आ रही फिर भी कैलकुलेटर लिया नहीं। देखो आप बिना कैलकुलेटर के मोबाइल पे कैलकुलेशन करना अच्छा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में करने देंगे क्या, मोबाइल रखने नहीं देते एग्जाम में पास में। तो बोलो, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ रियलाइजेशन पे प्रॉफिट हुआ है लॉस। तो यहाँ पे 32,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 32,000 आप देख लो एक बार कितना हो रहा है प्रॉफिट। यहाँ पे 32,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और ये प्रॉफिट कहाँ पे भेजते हैं अपन, शेयर होल्डर अकाउंट पे। इसलिए एंट्री कैसी होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट। अपोस्ट्रोफी एस दे दो शेयर होल्डर को, और यहाँ पे लिखेंगे अपन ब्रैकेट में प्रॉफिट, अपने समझने के लिए, नहीं भी लिखा तो चलता है ना। देखो आ रहा है कि इतना टोटल कितनी हो रही है, 6,10,000 दोनों साइड की। नहीं करके देख लो, क्योंकि ये साइड मैंने किया है मन में 6 लाख, ये साइड की देख लो। कौन से बराबर है, ठीक है। चलो आगे। तो ये कहाँ पे जाएगा, शेयर होल्डर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे, क्या यहाँ पे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन के डेबिट में अगर शेयर होल्डर अकाउंट लिखा तो शेयर होल्डर अकाउंट का क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे। सेम अमाउंट 32,000, ठीक है। अब ये अपने पास कितना पेमेंट आया है, 4,50,000। किसको देना पड़ेगा, शेयर होल्डर को, लेकिन पूरा देंगे क्या, पूरा दे ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि अपने पास उतना है नहीं। क्यों नहीं है पता है आपको, क्योंकि उसने क्रेडिटर एक्सेप्ट नहीं किया, तो अपन ने क्रेडिटर का पेमेंट किया था। तो ये देखो एंट्री कैसी हुई थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब कितना, इसको पेमेंट किया था अपन ने 1,58,000, नहीं क्या, कितना पेमेंट किया था, क्योंकि उसके वक्त एंट्री हुई थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बराबर है। तो अब जितना बचा उतना देना पड़ेगा उसको, नहीं क्या। यानी यहाँ पे या अगर नहीं किया रहता तो आप बोलोगे कैसा समझा रहता। तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, जो डिफरेंस आया वो दे देना है, जो भी डिफरेंस आया वो दे देना है। नहीं तो आपको अगर ध्यान में है, तो ये अकाउंट तो बनाया नहीं, तो ध्यान में अगर है डिफरेंस आया तो वो लिखना, नहीं तो आपको अगर ध्यान में है तो कैसा करना, देखो उधर से पीसी में अमाउंट कितना आया था, 4,50,000,
और अपन ने पेमेंट किया है किसको, क्रेडिटर को, तो कितना किया है 1,58,000। ये माइनस कर दो तो ये डिफरेंस है आ जाएगा, बराबर है क्या। बाकी तो कोई पेमेंट किया नहीं और बाकी कोई असेट बी को रियलाइज करने की जरूरत पड़ी नहीं क्योंकि असेट पूरी एक्सेप्ट की थी उसने। तो देखो आप कितना आता है, तो 2,92,000, हाँ 2,92,000, 2,92,000 बराबर रहेगा। और टोटल 3,62,000, उधर की भी टोटल आ रही है क्या बराबर। तो ये अगर शेयर होल्डर अकाउंट अपना टैली हो गया कि समझ लो कि अपना प्रॉब्लम पूरा सही है। शेयर होल्डर अकाउंट जो मैंने बोला था ना कि शेयर होल्डर अकाउंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये अगर टैली नहीं हुआ तो समझो अपनी कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, और शेयर होल्डर अकाउंट अगर टैली हो गया अपना कि समझो कि अपना प्रॉब्लम पूरा सही है। अगर कहीं गलती हो गई तो ये टैली नहीं होता। तो इसी के साथ अपना प्रॉब्लम फिनिश होता है, ठीक है। अब ये वाला जो वीडियो रहेगा, ये वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। किस वजह से सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैंने पूरी की पूरी आपको जर्नल एंट्री इसमें समझा दी। वैसे टॉपिक भी फिनिश हो गया, बहुत लेंदी टॉपिक है अमलगमेशन बोले तो, क्योंकि ये पहले तो कंप्लीट एक ही टॉपिक था, कौन सा, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और रीऑर्गेनाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन। तो इसमें 4 पार्ट थे ये चैप्टर में, है ना। तो अभी सेपरेट कर दिया इसको। तो अपना अमलगमेशन जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद है एब्जॉर्प्शन, तो उसके भी बारे में थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। इसको हटा दूँ, हो गया होगा तो हटा दूँ, पक्का। चलो इसको हटा देता हूँ। आप लिख लो नेक्स्ट पेज पे हेडिंग, क्या लिखोगे, प्रॉब्लम्स ऑन एब्जॉर्प्शन, लिख लो हेडिंग। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। इलिस्ट्रेशन ऑन एब्जॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्प्शन पे प्रॉब्लम है अभी। तो इसके पहले थोड़ा एब्जॉर्प्शन के बारे में समझा देता हूँ। देखो देख रहे हो इधर, देखो जैसा कि ए कंपनी है और बी कंपनी है, कितनी कंपनी है, 2 कंपनी। तो जब भी 2 या 2 से अधिक कंपनी होगी, 2 या 2 से अधिक कंपनी जब होगी, लेकिन अपने को प्रॉब्लम में मैक्सिमम 2 ही कंपनी देते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, 2 और मोर देन 2 कंपनी, यानी 2 या 2 से अधिक कंपनी जब होती है वो तो सारी आपस में कंपटीशन के वजह से वीक होती है, सिमिलर नेचर का बिझनेस करती आहे, म्हणजे सारख्या स्वरूपाचा व्यवसाय करते, परंतु आपसातल्या स्पर्धेमुळे काय होऊन जाते, त्या कंपन्या थोड्या वीक होते। तर त्या डिसाइड करते, म्हणजे ठरवते, क्या डिसाइड करती है कि ये सारा अपने को कंपटीशन के वजह से वीक हो रहे हैं, अपन लॉस हो रहा है, हर साल सेलिंग प्राइस कम करना पड़ रहा है, ग्राहकों की सेवा ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो ये वीक होती है कंपटीशन की वजह से। तो ये डिसाइड करती है, या तो कैपिटल की कमी होती है उनके पास, तो आपस में डिसाइड करती है कि अपन क्या करेंगे, सब मिलेंगे और सब मिलके एक नई कंपनी चालू करेंगे। जो इस फॉर एग्जांपल ये न्यू कंपनी चालू होगी तो उसका नाम समझो कि जेड है। तो ऐसे वक्त क्या होती है, न्यू कंपनी क्रिएट होती है, यहाँ पे न्यू कंपनी का फॉर्मेशन होता है, नवीन कंपनीची स्थापना होते। तो नवीन कंपनीची स्थापना होते आणि ह्या सगळ्या कंपन्या मिश्रून जाते, मिश्रण होते यांचं, उसी को बोलते हैं अपन अमलगमेशन, अमलगमेट हो जाती, मतलब आपस में मिल जाती सारी कंपनी। तो लेकिन अकाउंटिंग में क्या शो होता है, तो अकाउंटिंग में ये शो होता है कि ये अपना बिजनेस बेच देती इसको, ये भी अपना बिजनेस इसको बेच देती, ये भी अपना बिजनेस इसको बेच देती, ये भी अपना बिजनेस इसको बेच देती।
यानी सारी कंपनी ओल्ड वाली जो रहती है कंपनी, ये सारी कंपनी क्या होती है, सेलर कंपनी माना जाता है। क्या होता है, सेलर कंपनी माना जाता है। और ये नई कंपनी का फॉर्मेशन जो हुआ, म्हणजे नवीन कंपनीची जी स्थापना झाली, ही कशाच्या उद्देशाने स्थापना झालेली राहते, या कंपन्यांना परचेस करण्यासाठी स्थापन झालेली राहते, किंवा असं म्हणू शकता तुम्ही का या कंपन्यांना एकत्रित करण्यासाठी या नवीन कंपनीची स्थापना झालेली राहते। समझ गए? तो ये इसको कौन सी कंपनी बोलेंगे अपन, परचेसर कंपनी। कौन सी कंपनी, परचेसर कंपनी। तो यहाँ पे दो पार्ट रहते हैं फिर, सेलर कंपनी और, तो अपने को प्रॉब्लम में मैक्सिमम कितने ज़्यादा से ज़्यादा सेलर देते हैं, 2 ही देते हैं, नहीं क्या, और एक परचेसर कंपनी। तो होता क्या है, इसमें क्या पूछ सकते हैं आपको, तो देखो सेलर कंपनी जैसी 2 होती है, तो दोनों के बुक्स में जर्नल एंट्री पूछ सकते हैं, दोनों के बुक्स में आपको लेजर अकाउंट पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। इसमें क्या रहता है, सेलर के बुक में जर्नल एंट्री या तो फिर लेजर अकाउंट, दोनों की इसमें पूछ सकते हैं। तो इसमें अपन जर्नल एंट्री या लेजर बनाते वक्त मैक्सिमम अपन क्या करते हैं, बैलेंस शीट से जर्नल एंट्री करते हैं, या तो लेजर भी बनाते वक्त बैलेंस शीट मेन रहती है इसमें, है ना, बैलेंस शीट से ट्रांसफर करते हैं एसेट को वगैरह। और फिर बिजनेस सोल्ड, पीसी रिसीव्ड, ये जब कैलकुलेशन से देखते हैं सिर्फ उतना पार्ट, है ना। बिजनेस सोल्ड की एंट्री क्योंकि पीसी के अमाउंट से होती है, कौन से अमाउंट से होती है, पीसी के अमाउंट से। फिर बिजनेस सोल्ड के बाद पीसी भी रिसीव्ड होता है, तो वही से देखते हैं कैलकुलेशन में से। लेकिन ये जो परचेसर के बुक्स में है, परचेसर के बुक्स में क्या पूछ सकता है, वो जर्नल एंट्री पूछ सकता है, या तो फिर ओपनिंग बैलेंस शीट पूछ सकता है। इसमें लेजर अकाउंट नहीं पूछता है कभी परचेसर के बुक्स में, सिर्फ न्यू या ओपनिंग बैलेंस शीट पूछता है आफ्टर अमलगमेशन। अमलगमेशन होने के बाद बैलेंस शीट कैसे दिखेगी इसकी, वो पूछता है। तो इसके बुक्स में अपन जर्नल एंट्री बोलो या बैलेंस शीट बनाना है, तो वो अपन क्वेश्चन में के बैलेंस शीट के तरफ बिल्कुल नहीं देखते। यहाँ पे पूरा का पूरा वर्किंग नोट से देखते हैं अपन। वर्किंग नोट में क्या होता है, एक्सेप्टेड असेट और एक्सेप्टेड एक्सटर्नल लायबिलिटी लिखते हैं अपन, तो वही एक्सेप्ट करता है उसकी एंट्री, है ना। तो वो परचेस की एंट्री करता है, पहले बिजनेस परचेस, फिर पीसी गिवन यानी पेमेंट ऑफ पीसी की एंट्री करता है, फिर उसके बाद में एंट्री क्या करता है, उसके बाद में लिक्विडेशन एक्सपेंस का वगैरह फॉर्मेशन एक्सपेंस का पेमेंट किया तो वो एंट्री करता है कि नहीं। और फिर गुडविल और कैपिटल रिजर्व अगर दोनों हैं तो गुडविल को थोड़ा रिटर्न ऑफ करने की एंट्री करता है, अगर दोनों है तो, एक ही है तो गुडविल ही है तो प्रॉब्लम ही नहीं, है ना। गुडविल असेट में दिखाया जाता है और कैपिटल रिजर्व लायबिलिटी में, लेकिन दोनों है तो दोनों थोड़ी दिखाएंगे, गुडविल को राइट ऑफ कर लेंगे। विच और इज लेस, जो अमाउंट है, जो 2 में से कम अमाउंट है उतना अमाउंट गुडविल का रिटर्न ऑफ करते हैं। तो ये परचेसर रहता है, इसके बुक में जर्नल एंट्री या बैलेंस शीट पूछी जाती। तो अमलगमेशन का समझ गया। सेम अभी इसके पहले आपको जो मैंने एंट्री बताई, सेम वैसी एंट्री रहेगी अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन एब्जॉर्प्शन, उसमें भी वैसी रहेगी। वो कैसा रहेगा बताता हूँ, ये समझ गया अमलगमेशन का कैसा रहेगा, तो हो चुका अपना वो चैप्टर। अभी इधर ये है आपका अमलगमेशन का, ठीक है। ये इतनी कंपनी सेलर रह सकती ज़्यादा, लेकिन अपने को प्रॉब्लम में कितने देंगे, 2 ही देंगे। अब देखेंगे अपन एब्जॉर्प्शन क्या चीज़ है। एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनी, इसमें क्या होता है, इसमें भी 2 या 2 से अधिक कंपनी होती है। समझो कि ए कंपनी है, ये बी कंपनी, 2 या 2 से अधिक कंपनी हो सकती है। जैसा कि और एक बना लेता हूँ, सी, 3 कंपनी है, लेकिन आपको 3 कंपनी देंगे क्या, 2 ही देंगे। अब यहाँ पे न्यू कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था, इसमें न्यू कंपनी का फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो आप। यहाँ पे परचेसर सेलर था, यहाँ पे भी परचेसर सेलर रहेगा, क्या रहेगा, यहाँ पे भी परचेसर और सेलर दोनों रहेंगे यहाँ पे भी, लेकिन दोनों होने के बावजूद भी यहाँ पे न्यू कंपनी का क्रिएशन नहीं होगा, न्यू कंपनी का फॉर्मेशन नहीं होगा। फिर ऐसा कैसा होगा सर परचेसर, तो बताता हूँ ना। देखो ये भी आपस में कंपटीशन करते हैं, तो ये भी सिमिलर नेचर का बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पे भी कंपनी वीक होती है। लेकिन होता क्या है कि इसमें से कोई ना कोई एक कंपनी ऐसी होती है कि पूरी तरीके से वीक नहीं होती है। तो कोई समझो कि ये कंपनी भी वीक है, ये कंपनी भी वीक हो गई है, लेकिन ये कंपनी अभी भी क्या है, स्ट्रांग है। स्ट्रांग मतलब सशक्त है, इसका पूरा अच्छा बिजनेस चल रहा है, लेकिन ये दोनों कंपनी घाटी में जा रही है। तो ये दो सब मिलके आपस में अगर एग्रीड के लिए, एग्रीड मतलब मान्य करायला पाहते कि आपण बा अमलगमेशन करूँ, ये राजी होता है, ये राजी होता है, लेकिन ये नहीं बोलता है कि मैं अमलगमेशन के लिए तैयार नहीं हूँ भैया, मैं अमलगमेशन नहीं करता। अरे यार कराना म्हणते अमलगमेशन, कारण का आमचं प्रॉब्लेम जाऊन राहिला। अरे आपको जरूरत है आप करो, एक काम करो ना बोलते हैं आप आपका बिजनेस मुझे हैंड ओवर कर दो बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, आपका बिजनेस परचेस करने के लिए मैं रेडी हूँ, लेकिन मैं अमलगमेंट के लिए तैयार नहीं हूँ। भैया मैं अपनी कंपनी बंद करने के लिए तैयार नहीं हूँ, है कि नहीं, क्योंकि सारी कंपनी बंद करेंगे तो ही न्यू कंपनी को फॉर्मेशन होगा ना। नई कंपनी का फॉर्मेशन कब होगा, सारी बंद होगी तो भी नई कंपनी का फॉर्मेशन होगा, लेकिन ये रेडी नहीं है तो क्या करेंगे फिर ऐसे वक्त। तो यहाँ पे ये जो कंपनी रहेगी, ये कंपनी बन जाएगी सेलर कंपनी, और ये कंपनी क्या बनेगी, परचेसर। मुझे आप एक चीज बताओ, अभी ये परचेसर कंपनी का न्यू फॉर्मेशन हुआ है क्या, पहले से ही थी वो कंपनी, स्ट्रांग थी। तो ये स्ट्रांग कंपनी ने जो भी वीक कंपनी थी उसको ॲब्झॉर्ब कर लिया, म्हणजे आपल्यामध्ये त्यांनी समावून घेतल्या, त्या कंपन्या आपल्यामध्ये समाविष्ट करून घेतल्या। तर आपल्याला प्रॉब्लेम सहसा दोनच दिन, समजा एक ए राहील कंपनी आणि एक बी राहील। ह्या दोन्ही कंपन्या कशा आहेत, जुन्याच कंपन्या आहे, ओल्ड कंपन्या आहे दोन्ही, पण हा समजा वीक झालेला आहे आणि हा समजा अजूनही स्ट्रांग आहे। हा काय आहे, वीक झालेला आहे, म्हणजे हा कमजोर झाला आहे ए कंपनी लिमिटेड वाला, आणि बी कंपनी वाला स्ट्रांग है अजूनी। तो अगर बी कंपनी स्ट्रांग है तो क्या होगा, ये अपना बिजनेस बी को बेच देगा, ऐसा अकाउंटिंग में दिखाएंगे अपन। इसका मतलब ये कौन सी कंपनी रहेगी अपनी, जो वीक कंपनी है वो सेलर कंपनी रहेगी, और जो स्ट्रांग कंपनी है आपल्यामध्ये याचा बिजनेस समाविष्ट करून राहिली आहे, तो ही कंपनी राहिली थे परचेसर। अब बोलेंगे आपको जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री सेम परचेसर सेलर के अपन ने अमलगमेशन में जैसा देखा वैसा ही सेम रहेगा, ठीक है। तो बस दूसरा कोई भी डिफरेंस नहीं है, जैसा कि अभी प्रॉब्लम देखते हैं 5-10 मिनट में हो जाएगा। और ठाकरे साहब आपका अगर टाइम होता है तो आप बिना मुझे बताए आप निकल जाना, क्योंकि आपको जॉब भी करना पड़ता है, नहीं क्या, वो भी जरूरी है। तो आपका अगर टाइम हो जाता है तो आप निकल जाना, हम लोग देखेंगे, एक प्रॉब्लम कम से कम कंप्लीट करेंगे। क्या आपको जाना है क्या कुछ, आप तीनों की है क्या, अभी हो गया, देखो फिर 5 मिनट। प्रॉब्लम द फॉलोइंग, पढ़ू प्रॉब्लम, 20 नंबर वाला प्रॉब्लम है, कंटिन्यूस प्रॉब्लम में नंबर जो है वो कंटिन्यूस में है 20 नंबर का। द फॉलोइंग आर द समराइज बैलेंस शीट एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड, यानी दो कंपनी की बैलेंस शीट अपने को वहाँ पे शो की है, एक्स और वाई। एडजस्टमेंट पे आओ, बैलेंस शीट देने के बाद नीचे में एडजस्टमेंट है। एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड द सन्ड्री असेट्स एंड क्रेडिटर ऑफ वाई लिमिटेड, यानी किसने एक्वायर किए, एक्वायर मतलब उसने लिए, धारण किए, किसके, एक्स लिमिटेड ने वाई के, मतलब इसका आप वहाँ पे लिख दो कि वाई कंपनी जो है वो है सेलर कंपनी। वहाँ पे एक्स और वाई ऐसा दिया है कि यहाँ पे एक्स और वाई है, तो वाई कंपनी जो रहेगी क्या रहेगी, सेलर कंपनी रहेगी, और एक्स ने एक्वायर किए इसलिए एक्स क्या रहेगी, परचेसर कंपनी रहेगी। यहाँ पे परचेसर और यहाँ पे सेलर ऐसा लिख दो, लिखा। उसके बाद एंड दिस पर्पस द सन्ड्री असेट्स ऑफ वाई लिमिटेड आर वैल्यूड, उसके उद्देश्य के लिए उसने असेट्स की वैल्यू कितनी लगाई, तो असेट्स की वैल्यू लगाई 50,000। क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला, तो क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला तो उसको बुक वैल्यू पे एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन असेट की वैल्यू दी है उसने कितने में, एग्रीड वैल्यू ₹50,000 है। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच आर इशूड बाय एक्स कंपनी, तो उसके लिए एक्स कंपनी क्या इशू कर रही है, पीसी में पेमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन के लिए वो शेयर इशू कर रही है, और शेयर का रेट क्या है, ₹10 ईच है ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट राइट रियलाइजेशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड, वाई के लिमिटेड के बुक्स में क्या बोल रहा है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, मतलब सेलर के बुक में रियलाइजेशन बोला है। एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ एक्स आफ्टर ऑब्जर्प्शन, और एक्स के बुक में क्या बनाना है, बैलेंस शीट। एकदम छोटू सा प्रॉब्लम है, हो जाता है 5-10 मिनट में, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट, सेम वैसा ही कैलकुलेशन करना है। तो इसके लिए आपको लिखना है कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट, लिखो मेरे साथ, कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट। अब नेट असेट का कैलकुलेशन जो है एक ही कंपनी का करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एक सेलर है दूसरी परचेसर है। परचेसर कौन सी है, एक्स, और सेलर कौन सी है, वाई, तो वाई बराबर है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट ऑफ वाई लिमिटेड, तो इधर लिखेंगे एक्सेप्टेड असेट एट एग्रीड वैल्यू। एग्रीड वैल्यू को मार्केट वैल्यू भी बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट वैल्यू पे ही वो एक्सेप्ट करता है असेट को, ठीक है। इधर अमाउंट का कॉलम और इधर एक्सेप्टेड एक्सटर्नल लायबिलिटी, और ये अमाउंट का कॉलम।
हो गया आपका। देखो मैं थोड़ा इंक डाल देता हूँ इसमें, जब तक आप करो वहाँ पे एसेट। कौन सी एसेट पहली बोलो, लिख लो आप जब तक, मैं फास्ट लिख लूँगा फिर। लिखो सन्ड्री एसेट लिखो फिर, लेकिन वहाँ पे सन्ड्री एसेट लिखोगे, लेकिन बैलेंस शीट से अमाउंट मत लो। एडजस्टमेंट में एग्रीड वैल्यू बताइए उसकी। हाँ कितना है एग्रीड वैल्यू? हाँ हाँ 50,000। और क्रेडिटर के बारे में कुछ बोला है क्या? एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं बोला, लेकिन एक्सेप्ट किया है तो उसको बुक वैल्यू पे ले लो। उसको क्या करना है? बुक वैल्यू पे लेना है। लिया? लिया क्या? और फिर बैलेंस शीट में और देख लो बरा, कुछ एसेट और लायबिलिटी बची है क्या? बची है क्या? देख लेता हूं मैं भी। देखो सन्ड्री एसेट्स है तो सन्ड्री एसेट लो, सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री मतलब विविध। तो कितना है? 60,000। लेकिन 60,000 लेंगे क्या बैलेंस शीट से? नहीं। एग्रीड वैल्यू कितनी है? 50,000। किसकी ले रहे हैं अपन? वाई की। यहाँ पे कॉलम में आप अमाउंट इन रुपीज़ लिख लो दोनों साइड में। आपने लिखा ही होगा, मैंने नहीं लिखा इसलिए लिख ले रहा हूँ, अमाउंट इन रुपीज़। तो 50,000 एग्रीड वैल्यू पे। लाइबिलिटी अपन, फिर दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे लेते नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस। कहाँ पे लेते हैं अपन? वो ट्रांसफ़र करते हैं अपन शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। कभी भी वो लॉस को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए एक्सेप्टेड एसेट में नहीं लेते। तो उसके बाद में इधर लाइबिलिटी में आएंगे तो शेयर कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी है, फिर क्रेडिटर एक ही एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। तो क्रेडिटर की एग्रीड वैल्यू बोली क्या अपन को एडजस्टमेंट में? नहीं। तो क्या अज्यूम करेंगे अपन? बुक वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे ही उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो 20,000 ही एग्रीड वैल्यू है एक्सेप्टेड एसेट की, है ना, बुक वैल्यू। उसके बाद में डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और इसको बोलेंगे अपन नेट एसेट। कितना आएगा? 30,000। ठीक है। टोटल बोथ साइड आर इक्वल, दोनों सेम ही है 50,000, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर से ही अपन ने नेट एसेट फाइंड आउट की, तो इक्वल तो आना ही है। ठीक है। अब क्या करेंगे? पेमेंट ऑफ पीसी लिखो, पेमेंट ऑफ पीसी, शॉर्टकट में पीसी मतलब परचेस कंसिडरेशन। तो क्या है, उसने बोला है कि उसको शेयर इशू करना है और 10 रुपये का एक शेयर है। तो अपना बेस इस प्रॉब्लम में क्या है? नेट एसेट ही है, क्योंकि बताया नहीं कितना देना है, क्या देना है। तो ऐसे वक्त क्या लेते हैं अपन? बेस, पीसी का बेस लेते हैं नेट एसेट। तो 30,000 देना है और 10 रुपये का एक शेयर है, तो कितना शेयर देना पड़ेगा? 3,000 शेयर, सही है ना, ऑफ ₹10 ईच, क्योंकि 10 रुपये का शेयर देना है एक, तो इसको 10 से डिवाइड किया तो 3,000 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे दिखा दूँ क्या? 30,000 देना है और शेयर की रेट जो है वो 10 रुपये है, तो इसके हिसाब से 3,000 आएगा। नहीं क्या समझ गए क्या? तो कितना हो जाएगा? 30,000। अब वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया अपना। अब क्या बोला है देखो एक बार और, उसने बोला है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है वाई के बुक्स में, है ना, एक ही, और बैलेंस शीट बनाना है परचेसर के बुक्स में। तो लिखो, अब यहीं पे बना देता हूँ, इतने जगह में हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ, ये अपना वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया क्या? अब देखेंगे अपन इन द बुक्स ऑफ, सेलर के बुक में करना है रियलाइजेशन, तो इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड, ब्रैकेट में लिखना होगा तो लिख सकते हो आप सेलर, और लिखेंगे यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। इधर लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीस, इधर लिखेंगे पर्टिकुलर क्रेडिट साइड में भी, और फिर अमाउंट इन रुपीस। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड क्रेडिट होती है कोई भी अकाउंट की। तो रियलाइजेशन पे असेट को ट्रांसफ़र करेंगे, तो असेट में एक ही असेट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, सन्ड्री असेट।
तो यहाँ पे लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट अकाउंट, कितना है बैलेंस शीट में देखेंगे। अब वो वाली वैल्यू नहीं लेंगे, एक्सेप्टेड या एग्रीड वाली वैल्यू नहीं लेना है, बैलेंस शीट की लेना है। तो कितना है 60,000। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होता रिलेशन में, वो शेयर होल्डर अकाउंट को ट्रांसफर होता है, छोड़ देंगे उसको, इग्नोर करो उसको। फिर लाइबिलिटी में आओ, लाइबिलिटी में क्या है, शेयर कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी है, वो शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर होती है, वो भी छोड़ दो, वो बनाना ही नहीं है अपने को। उसके बाद में क्या है प्रॉफिट एंड लॉस, तो अमाउंट ही नहीं है वहाँ पे, होती तो वो भी नहीं आती यहाँ पे क्योंकि वो शेयर होल्डर अकाउंट को ट्रांसफर होती, लेकिन है ही नहीं अमाउंट। उसके बाद में है क्रेडिटर, तो क्रेडिटर ट्रांसफर कहाँ पे करेंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। तो यहाँ पे लिखो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर करना है, तो कैसे करेंगे, बाय क्रेडिटर अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। इसे रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्या लिखना है, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। रियलाइजेशन के क्रेडिट में रियलाइजेशन कभी नाम नहीं आएगा, उसी अकाउंट में उसी अकाउंट के नाम से कभी एंट्री नहीं होती है, ये सिस्टम पूरा रॉन्ग हो जाएगा पे आपका। तो कितना अमाउंट लेंगे 20,000। बैलेंस शीट डिस्पोज होगी। उसके बाद क्या करते हैं अपन, बिजनेस सोल्ड की एंट्री। तो बिजनेस सोल्ड की एंट्री कैसी करते हैं, बाय परचेसर कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो परचेसर कौन है, परचेसर यहाँ पे यक्स है, तो एंट्री कैसी होगी, यक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इसलिए रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय यक्स लिमिटेड अकाउंट। और बिजनेस सोल्ड की एंट्री कौन से अमाउंट से होती है, हमेशा पीसी के, तो यहाँ पे 30,000 आएगा, है ना। उसके बाद पीसी रिसीव्ड होगा, तो ये एंट्री यहाँ पे दिखेगी नहीं क्योंकि पीसी में जो मिल रहा है वो डेबिट होगा। क्या मिल रहा है, शेयर, तो शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट होगा और टू एक्स लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट होगा। जो दे रही है कंपनी वो उसका अकाउंट क्रेडिट होगा, तो अकाउंट बनाना ही नहीं है। पीसी रिसीव्ड होने के बाद क्या करेंगे अपन, फिर ऐसा तो कुछ है नहीं कि उसने एक आधी एसेट एक्सेप्ट नहीं किया, लायबिलिटी एक्सेप्ट नहीं की, उसका पेमेंट करना है या एसेट को रियलाइज करना है, वो भी नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं अपन, उसके बाद में करते हैं अपन कुछ लिक्विडेशन एक्सपेंस है क्या, वो भी नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे अपन, रियलाइजेशन पे प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे, हो गया तो निकाल लो। और बाकी नेक्स्ट वाला काम जो है वो कुछ करना नहीं है क्योंकि शेयर होल्डर को अपने को शेयर देना पड़ेगा, वो भी करना नहीं है क्योंकि शेयर होल्डर अकाउंट बनाया नहीं अपन ने, बोला ही नहीं। तो प्रॉफिट निकाल लो, ये हो गया खत्म, फिनिश यहाँ पे। तो अपना 10,000 लॉस आ रहा है, ये जाएगा अपने शेयर होल्डर अकाउंट को, किसको जाएगा, शेयर होल्डर अकाउंट लिख लो ब्रैकेट में, ब्रैकेट इसलिए क्योंकि बैलेंसिंग फिगर से आया है लॉस। क्या है, बैलेंसिंग फिगर से, समझ में आता पट से कि बैलेंसिंग फिगर है। अगर अपन ने पेंसिल से बॉक्स किया हमेशा, हाँ, तो इसका मतलब होता है कि बैलेंसिंग अमाउंट से फाइंड आउट किया है। नहीं तो आप देखते रहोगे कहाँ पे है इतना, क्वेश्चन में कहाँ पे है, क्वेश्चन में ना मिलेगा ना वर्किंग नोट में मिलेगा, ये हमेशा बैलेंसिंग फिगर से आता है। क्या, कितना, कळलं का मी काय म्हणतोय, तो तुम्हाला आपण बॉक्स कशाला बनवतो नेहमी पेन्सिलनी अकाउंटमध्ये, जी गोष्ट आपण संतुलनाद्वारे शोधून काढली, यानी बैलेंसिंग फिगर से जो अमाउंट अपन ने फाइंड आउट की उसी को, क्योंकि ये ना क्वेश्चन में होता है ना वर्किंग नोट में होता है, यही अपना आंसर होता है मेन, और वो बैलेंसिंग फिगर से फाइंड आउट करते हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। इतना हो गया। अभी बस बैलेंस शीट बोला है तो बैलेंस शीट 1 मिनट में हो जाती है। देखो बैलेंस शीट लिखो इस पे, क्या, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड बैलेंस शीट, शॉर्टकट में ही लिखा मैंने, हाँ आप लिख सकते हो, एज ऑन 1 अप्रैल, डेट देख लो क्या है, तो यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ मैं, डेट होंगी तो है क्या, डेट कहीं पे भी नहीं है ना, तो यहाँ पे 1 अप्रैल करके डेट दे सकते हो आप। और बैलेंस शीट जो है इसको बोलेंगे आफ्टर एब्जॉर्प्शन, आफ्टर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन को संविलयन बोलते हैं, मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी को आप अपने इसमें समाविष्ट कर लेती है ना। और बैलेंस शीट में हमेशा लेफ्ट हैंड में लायबिलिटी साइड लिखते हैं अपन और राइट हैंड साइड में असेट्स, और इसकी साइड हमेशा क्या होती है, उल्टी, अमाउंट इन रुपीस का कॉलम, इधर भी अमाउंट इन रुपीस का कॉलम। ये राइट हैंड साइड डेबिट होती है बैलेंस शीट की और लेफ्ट हैंड साइड क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, ऑथराइज वगैरह लिखो मत क्योंकि है नहीं प्रॉब्लम है। अपने को पता है कि 10 रुपये का एक शेयर है, तो यहाँ पे एक शेयर कैपिटल के इसमें लिखेंगे 3000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 3000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो कितना
30,000 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, देखो आप यहाँ पे एक्सेप्टेड असेट में सन्ट्री असेट है, तो यहाँ लिखेंगे असेट में सन्ट्री असेट, इसको एक्सेप्ट किया और एग्रीड वैल्यू कितना 50,000 पे अपन ने एक्सेप्ट किया। ये वर्किंग नोट से कर रहे हैं अपन पूरा 50,000। और एक लायबिलिटी एक्सेप्ट किया अपन ने, तो लायबिलिटी यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर नाम की, क्रेडिटर्स कितना 20,000, नहीं क्या हो गया, फिनिश। इसके अलावा कुछ है नहीं, ना गुडविल बनी ना कैपिटल रिजर्व बनी है। देखो पीसी के नीचे में कुछ है क्या, गुडविल या कैपिटल रिजर्व है नहीं, तो बस टैली हो गया बैलेंस शीट 50,000 से दोनों साइड टैली। तो ये अपना प्रॉब्लम इसी के साथ फिनिश होता है सिंपल वैसे ही अमलगमेशन जैसा। इसमें एक ही डिफरेंस है क्या कि न्यू कंपनी का फॉर्मेशन नहीं होगा, ओल्ड कंपनी एक उसमें से कोई परचेसर रहेगी और ओल्ड कंपनी ही सेलर रहेगी। और जर्नल एंट्री भी वैसे पूछ सकते हैं, सेलर के बुक में जर्नल एंट्री या लेजर अकाउंट, और परचेसर के बुक्स में क्या पूछेंगे, जर्नल एंट्री या तो फिर बैलेंस शीट। बस मतलब अमलगमेशन से ये थोड़ा आसान है। तो इसी के साथ प्रॉब्लम अपना फिनिश होता है। कल मिलेंगे, टाटा बाय बाय, वीडियो को बंद कर दो, बाय।